नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदी की जो महत्वपूर्ण और थोड़ी टफ विधा मानी जाती है आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि रचनाओं के साथ साथ परीक्षा के पैटर्न में रचनाएं पूछी जाती हैं और रचनाओं के साथ साथ उसमें आलोचकों के कथन पूछे जाते हैं, आलोचनाएं पूछी जाती हैं और कौन सा आलोचक किस जैसे आलोचना में क्या कहा है पूछा जाती है, किसका कथन है। तो वीडियो तो अगर जो आप चाहते हैं कि आपके परीक्षा में अच्छे स्कोर आएँ और आप सफल हो जाएं, तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। आज हम गद्य साहित्य के अंतर्गत आलोचना को देखेंगे और आलोचना में हम शुक्ल पूर्व युग देखेंगे और शुक्ल युग देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम शुक्लोत्तर युग, फिर समकालीन आलोचना, ऐसे ही सब देखेंगे। तो अगर जो आप यह वीडियो देखते हैं तो आपका आलोचना से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं सारे हमने लिए हैं और ये इसमें कई पुस्तकों से इकट्ठी है, तो ज़रूर हल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाइए। हम इसमें कथन देखेंगे, तो महत्वपूर्ण कथन रहेंगे, वन लाइनर हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम ही है, सबसे पहले नाम क्या है? गद्य साहित्य आलोचना, हिंदी गद्य साहित्य आलोचना। तो सबसे पहले देखेंगे कि आलोचना कहते किसे हैं। तो आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दो पक्ष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना किसी भी रचना का मूल्यांकन करना। आलोचना का मतलब ये नहीं है कि बुराई करना, उसकी केवल बुराई देखना। जैसे आम भाषा में हम अगर जो समाज में देखेंगे, तो अगर कोई कह देगा को आपकी आलोचना कर रहा था, तो माइंड में सब क्या आता है कि बुराई। लेकिन साहित्य में अगर जो देखेंगे तो आलोचना का मतलब होता है गुण दोष दोनों का विवेचन करना। किसी भी जो कवि या लेखक है उसकी किसी भी कृति के बारे में जो आलोचक अपना मत व्यक्त करता है, वही आलोचना है। उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। तो आलोचना के दो पक्ष कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। आगे देखते हैं। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेगा कि सैद्धांतिक आलोचना किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आलोचना क्या है, हमने समझ लिया। फिर दो उसके पक्ष हैं, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना। अब है कि सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना कहते किसे हैं। तो ऐसे प्रतिमान जिनका निर्माण ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। सबसे जो प्रतिमान बनाए जाते हैं उन्हें सैद्धांतिक आलोचना, जो आधार रहता है रचना का मूल्यांकन का, जो आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं। तथा उन प्रतिमानों जो प्रतिमान रहेंगे उन पर आधार पर रचना की जो विवेचना पद्धति प्रस्तुत की जाती है, उसे व्यवहारिक आलोचना कहते हैं। आगे है, अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। बहुत से ऐसे सारे समीक्षक ये सोचते हैं कि दोनों पक्षों को लेकर के अपनी आलोचना लिखें।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका नाम जरूर लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से व्यवहारिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना पद्धति के कौन समीक्षक हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक आलोचना के। अब हम देखते हैं आलोचना या समीक्षा काल का विभाजन। सबसे पहले जो गद्य साहित्य की विधाएं हैं और जो गद्य साहित्य का युगों का बंटवारा है, वह कोई भी हर एक गद्य साहित्य का अलग अलग है। जैसे समीक्षा का अलग है, निबंध का अलग रहेगा, नाटक का अलग, कहानी का अलग, उपन्यास का अलग। निबंध और आलोचना में तो यही चलते हैं, क्योंकि दोनों के क्षेत्र में शुक्ल जी का कोई स्थान नहीं ले सकता। समझ लो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निबंध और आलोचना का युग यही चलता है, लेकिन कहानी में प्रसाद और प्रेमचंद की युग से कहानी चलती है, नाटक में प्रसाद युग से नाटक चलता है और उपन्यास में प्रेमचंद युग से चलता है। तो अब आलोचना के काल विभाजन देखेंगे। सबसे पहला काल विभाजन है शुक्ल पूर्व युग। 1850 से 1920 ईस्वी के समय को शुक्ल पूर्व युग कहते हैं। शुक्ल पूर्व युग को दो भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी है और द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 ईस्वी है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग काव्य में भी यही रहते हैं और गद्य में भी यही रहते हैं, लेकिन छायावाद के बाद से जो युग है काव्य का अलग चलता है और गद्य का अलग चलता है। तो शुक्ल पूर्व युग में दो भागों में बटा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। अब आगे है शुक्ल युग। शुक्ल युग का समय 1920 से 1940 ईस्वी तक है। इसका समय भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समय भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद आएगा शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग का समय 1920 से 1970 ईस्वी तक है। उसके बाद आएगा समकालीन आलोचना। समकालीन आलोचना का समय है 1970 से आज तक। समकालीन युग के बाद से कोई युग नहीं हुआ, लेकिन ये सब याद कर लीजिए कि शुक्लोत्तर युग भी, उसके आगे भी एक युग है समकालीन युग। तो शुक्लोत्तर युग का समय 1920 से 1970 ईस्वी तक रहता है। शुक्लोत्तर युग को भी 4 भागों में बांटा गया है, यह ध्यान रखना। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शुक्ल युग को 4 भागों में बांटा गया है। इसके जो आलोचक हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है स्वच्छंदतावादी समीक्षा, दूसरी है प्रगतिवादी समीक्षा, तीसरा है मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और चौथा है नई समीक्षा। इन सब का हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। आज हम केवल शुक्ल पूर्व युग और शुक्ल युग के बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे आपकी इच्छा, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से यह वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए और इसमें बहुत ही आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंटों को आप अपने नोट्स में नोट कर लें। शुक्ल पूर्व युग में सबसे पहला युग आएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में चीज़ों की शुरुआत होती है। उसके पहले रीतिकाल में खड़ी बोली में रचनाएं नहीं लिखी जाती थी, बहुत कम लिखी गई हैं, नाम मात्र की। तो जो शुरुआत का युग रहता है वो उतना परिपक्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वो शुरू में कोई भी काम, आप और हम, कोई किसी को भी ले लो, अगर जो शुरू में कोई काम करते हैं तो वह काम उतना अच्छे तरीके से नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे काम करते जाते हैं उसमें निखार आता जाता है। तो वैसे ही जो भारतेंदु युग है
वह शुरुआत का युग है। तो इस युग में कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। तो देखते हैं, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक किसे माना जाता है? भारतेंदु को। प्रश्न पूछ सकता है, इसमें सारे कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 1 या 2 बार वीडियो देखिए और इसको लिख लीजिए। तो उसके बाद है आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध है, नाटक नाम है, आलोचना का नाम है नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 से मानी जाती है। हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध जो नाटक नाम से लिखे हैं, इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है, इसी से माना जाता है आलोचना, हिंदी आलोचना की शुरुआत। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना कौन है, तो अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक उसमें दे दे नाम, तो आप वही परीक्षा में ट्रिक लगाइएगा। आगे है, इस काल में, किस काल में? भारतेंदु युग में। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। ऐसे ही कोई लेखक भारतेंदु युग में ऐसे नहीं, जैसे शुक्ल युग में सब लोग अपनी एक पुस्तक लिखते थे, किसी कवि की आलोचना करते थे तो पुस्तक के आकार में, ऐसे नहीं। भारतेंदु युग में आलोचना की शुरुआत कैसे हुई? मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से। पत्र पत्रिकाओं में जो लेखक रहता है उसमें किसी भी लेखक की गुण दोष का विवेचन कर देता है। इसमें भारतेंदु के पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी प्रमुख है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारतेंदु युग में आलोचना की शुरुआत किसके माध्यम से हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के माध्यम से। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी ने की। सैद्धांतिक आलोचना सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। तो व्यवहारिक हिंदी की व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत किससे हुई? हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने की। सच्ची आलोचना किसकी की उन्होंने? जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई। सच्ची समालोचना नाम से बालकृष्ण भट्ट ने किसकी कृति की आलोचना की? श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की बालकृष्ण भट्ट ने। इसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षा लिखी है। इसी युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथमतः शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज और द्वितीय जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये भी ध्यान रखना, यह अगर जो पूछ ले किस युग के हैं तो भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग में ही 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज और दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आगे देखते हैं, इस काल को हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है। इसमें भारतेंदु युग में हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक
वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षा यहाँ नहीं हुई। आगे देखते हैं। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में तथा संयोगिता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में समालोचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किसकी आलोचना की? गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता और हिंदी नाटक संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की अपने पत्रिका आनंद कादम्बिनी में उसकी समालोचना की। प्रेमघन ने आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बिनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाता है। प्रेमघन के आलोचनात्मक विचार कहाँ मिलेंगे? आनंद कादम्बिनी में और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाएंगे। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने लिखी है। आगे है, बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस एक दो बार लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपका सही हो जाएगा, ताकि पता तो चल जाएगा कि अगर जो पेपर में आएगा तो इससे तो आपका गलत नहीं होगा। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। तो इन दोनों में से अगर जो प्रश्न में आए कि हिंदी आलोचना की शुरुआत किसने की, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो इन दोनों ने किया है। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। यहाँ तक हमारा भारतेंदु युग था। अब हम द्विवेदी युग को देखेंगे। द्विवेदी युग में आलोचना निबंध थोड़ा विस्तृत हुआ, तो इसमें और भी आपको पॉइंट मिलेंगे। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग चलता है, तो आपको सबको पता है जो हिंदी की तैयारी कर रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह है कि समालोचना समुच्चय नाम से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अधिक महत्व दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने आलोचना में किसको, सिद्धांत, व्यवहारिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना दो है ना, तो सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया। आचार्य शुक्ल ने पहल एक आलोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले एक आलोचक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। किसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है।
प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रखकर इन्होंने रीतिवादी कवियों को गौड़ सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूति, शूर, तुलसी, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं को महत्व प्रतिपादित किया। प्राचीन कवियों और आधुनिक साहित्य की मान्यताओं को केंद्र में रखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिवादी कवि हैं, रीतिकाल के जो कवि हैं उनको गौड़ सिद्ध किया है और प्राचीन कवियों और आधुनिक कवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कालिदास, भवभूति, शूर, तुलसी और भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने इनकी कविताओं को महत्व दिया है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पर प्रश्न बन सकता है, आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट करें। अगर जो आपके पास किताब हो तो मत करिए। ये सब चीज़ें जो आपके बुक में मिल जाए उसको निशान मत लगाए, उसको लिखिए मत। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो उसे लिख लीजिए और लेकिन अपनी बुक में हाईलाइट ज़रूर कर लीजिए। इनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, ये इनकी कौन सी है? आलोचनात्मक कृतियां हैं। नैषध चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, साहित्य लाभ, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब द्विवेदी युग के अन्य तथ्य देखते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें आलोचनात्मक पक्ष अत्यंत विरले होते हुए भी अनुपस्थित नहीं है। मतलब मिश्र बंधु विनोद किस युग का है? द्विवेदी युग का है और इसमें आलोचना के कुछ जो पक्ष हैं थोड़ी बहुत मात्रा में आलोचना मिलती है। नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 ईस्वी के प्रकाशन से शोध एवं अनुसंधान पदक समीक्षा का विकास माना जाता है। नागरी प्रचारी सभा शोध एवं अनुसंधान, यह परक रहेगा, परक समीक्षा का विकास माना जाता है। अब हम कुछ सैद्धांतिक आलोचक और सैद्धांतिक रचनाएं देखेंगे। सैद्धांतिक समीक्षा, द्विवेदी युग के प्रमुख सैद्धांतिक आलोचनाएं और आलोचक देखते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य, सैद्धांतिक समीक्षा है। भगवान दीन की व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन दास केडिया की भारती भूषण, कन्हैया लाल पोद्दार की काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी सैद्धांतिक समीक्षाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रस कलश, यह भी सैद्धांतिक समीक्षा है। इसे एक दो बार जरूर आप याद कर लें। अब व्यवहारिक समीक्षा देखते हैं। एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ रचनाएं हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, मीरा की प्रेम साधना, इनकी समीक्षा है। कृष्ण शंकर शुक्ल, इनकी समीक्षा है। केशव की काव्य कला और कवि रत्नाकर, यह सब व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। रामकृष्ण शुक्ल, इनकी है प्रसाद की नाट्यकला, समीक्षा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद। जनार्दन मिश्र विद्यापति, इनकी रचना है। रामनाथ सुमन की रचना है प्रसाद की काव्य कला। गिरजा दत्त शुक्ल की है महाकवि हरिऔध, और हरिऔध की व्यवहारिक समीक्षा है। कबीर
वचनावली की आलोचना और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। यह हरिऔध की आलोचनात्मक कृति है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अब एक आती है तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना के भी बारे में देखेंगे। 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा ने सरस्वती पत्रिका में बिहारी और सादी फारसी के कवि हैं, बिहारी और सादी की तुलनात्मक समीक्षा की। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत किससे मानी जाती है? पदम सिंह शर्मा से। और उनकी कृति कौन सी है? बिहारी और सादी। मिश्र बंधुओं में तीन लोग हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन लोगों का नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे पूछ लेता है कि कौन से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। तो मिश्र बंधुओं में ने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न, इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी में तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया। इनकी जो रचना है, तुलनात्मक रचना कौन सी है? हिंदी नवरत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित 9 कवियों को स्थान दिया। नवरत्न में उन्होंने 9 कवियों को स्थान दिया। तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त यानी देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु मतलब भूषण, मतिराम, और एक और उनके हैं भाई, याद नहीं आ रहा, 3 लोग हैं। तो त्रिपाठी बंधु में भूषण, मतिराम, केशव दास, कबीर दास, चंद बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 कवियों को आप इनको जरूर याद कर लीजिए कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किसको स्थान दिया। प्रश्न अभी तक नहीं आया है, तो अगर जो पूछ सकता है यह प्रश्न कि 9 कवियों में मिश्र बंधुओं ने किसको स्थान नहीं दिया, ऐसे पूछ सकता है, या किसको दिया यह भी पूछ सकता है। तो सूरदास, तुलसीदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह उनके 9 रत्न हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर के मिश्र बंधुओं के 9 रत्न हैं हिंदी साहित्य के। हिंदी नवरत्न में देव बड़े या बिहारी विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें इन्होंने देव को बहुत ऊंचा स्थान देते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है मिश्र बंधुओं ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आया भी है और आ भी सकता है कि देव बड़े या बिहारी विवाद की शुरुआत कब से हुई? तो मिश्र बंधुओं ने की और हिंदी नवरत्न से की। उसमें उन्होंने देव को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। अब देखते हैं देव बड़े या बिहारी विवाद की पुस्तकें और भी कवियों ने लिखे हैं। देव बड़े या बिहारी, तो यह जरूर इसमें एक बात ध्यान रखने की, अगर जो पूछ ले कि कौन बड़ा है, तो यह ध्यान रखना कि जिसका नाम पहले ये लोग दिए हैं उसी को श्रेष्ठ माने हैं। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन 1918 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, और पदम सिंह शर्मा है, इसमें बिहारी को श्रेष्ठ माने हैं। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है। इसमें इन्होंने देव को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो पहले देव का नाम आया है। और बिहारी और देव लाला भगवान दीन की पुस्तक है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ माना है। तो एक ट्रिक ध्यान में रखिए कि अगर जो ऐसा प्रश्न आए, तो जो जिसका नाम आपको आए या ना आए, जिसका नाम पहले है उसका नाम उसमें लगा देना कि यह इन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। या रचनाएं भी पूछ लेता है, आया भी है। तो देव बड़े और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की पुस्तक है।
एक बात ध्यान में रखना, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को सर्वश्रेष्ठ माना है और लाला भगवान दीन ने बिहारी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। अब आगे है हमारा शुक्ल युग। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यद्यपि उनके साथ साथ गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अपने युग के केंद्रीय समीक्षक कौन है? शुक्ल जी। तभी तो उनके नाम से युग पड़ा। गद्य की विधाओं की यही खासियत है कि जो केंद्रीय रहेगा उसी के नाम से युग चला है। तो शुक्ल युग की आलोचना के केंद्रीय समीक्षक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इसके साथ साथ भी बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास भी शुक्ल युग के प्रमुख समीक्षक हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी इसी काल के अन्य आलोचक हैं। तो यह भी याद रखिए कि शुक्ल युग के कौन कौन से आलोचक हैं? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र शुक्ल युग के हैं। यह ध्यान रखना। शुक्ल युग का मतलब छायावाद, क्योंकि पूछ लेता है कौन सा आलोचक किस युग का है। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर लगे थे, छायावादी युग के कवियों पर लगे थे। तो इसीलिए इन लोगों ने अपनी सफाई में, अपने बचाव के लिए छायावाद के कवि भी आलोचक बन गए थे। तो इन्होंने भी आलोचनाएं लिखी। अब हम शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक और उनकी रचनाएं देखेंगे। संख्या में ये कम है, इसीलिए हम इनको देख लेते हैं। लेकिन आगे अगर जो शुक्लोत्तर युग में आएंगे तो बहुत सारे आलोचक हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वो उसे आप किताब से ही पढ़ लेना। अगर जो लगेगा, आप कोई बोलेगा कि इस पर जो शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं उनकी रचनाएं और आलोचक का वीडियो बनाने के लिए आप लोग मुझे कहेंगे, सजेशन देंगे, तब मैं बना दूंगी। नहीं तो आप किताब से पढ़ लीजिए। रचनाएं याद करना बहुत ज़रूरी है। रचनाओं से ही, और जो आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन हैं, रचनाओं से संबंधित, लेखकों से संबंधित, इसी से आपकी परीक्षा निकलेगी। तो अब शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक और आलोचना देखते हैं। पहले हैं श्याम सुंदर दास। इनका समय है 1875 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, भाषा रहस्य 1935 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास की है। हिंदी भाषा और उसके विकास का इतिहास हरिऔध की है। तो रचनाएं कभी कभी सेम जैसी लगती हैं, लेकिन होती नहीं हैं। तो यह ध्यान रखना। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं। शुक्ल युग के शुक्ल का समय है 1884 से 1941 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी। यह शुक्ल जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। रचनाएं जरूर याद करें आप, मैं तो यही सजेशन दूंगी। आगे हैं गुलाब राय। 1888 से 1963 ईस्वी इनका समय है। नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946 ईस्वी, काव्यिक रूप 1947 ईस्वी इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। नवरस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का समय है 1894 से 1971 ईस्वी। इनकी रचना है विश्व साहित्य
विश्व साहित्य विमर्श। बस इनकी दो ही रचनाएं हैं, एक विश्व साहित्य, एक विश्व साहित्य विमर्श। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय 1899 ईस्वी है और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं मेरे गीत और कला, सैद्धांतिक समीक्षा है निराला जी की। मेरे गीत और कला सैद्धांतिक समीक्षा है। रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य, यह निराला की आलोचनात्मक कृतियां हैं। मेरे गीत और कला, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य, यह निराला की है। कृष्ण शंकर शुक्ल की है केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर। सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं गद्य पद्य 1953 ईस्वी, शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी। यह सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिल्प और दर्शन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन। राम कुमार वर्मा का समय है 1905 से 1960 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी, साहित्य समालोचना 1938 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का समय है 1906 से 1983 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनका समय है 1906 से 1974 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 ईस्वी, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 ईस्वी। अब आगे हम शुरू करते हैं एक एक आलोचकों के बारे में पढ़ना। तो हमारे सबसे पहले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है शुक्ल जी को। काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी। निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रसमीमांसा तथा चिंतामणि भाग 2, इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। रसमीमांसा तथा चिंतामणि भाग 2 में इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। दो हैं इसमें, दो क्षेत्र हैं इसके। तो शुक्ल जी ने, कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जो कला के लिए मानते हैं और कुछ कला जीवन के लिए मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए इसमें समन्वय करना अत्यंत जरूरी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी का पथिकृत आचार्य किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस पर आधारित है, जिस पर उनकी आलोचना आधारित है, उसमें तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। प्रश्न पूछ लेगा कि शुक्ल जी किस विधि की आलोचक हैं, तो निगमनात्मक विधि के आलोचक हैं।
बाबू गुलाब राय आगमनात्मक विधि के आलोचक हैं, लेकिन शुक्ल जी निगमनात्मक विधि के आलोचक हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन के प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर है, माने उनकी विधियों पर, आलोचना की विधि पर है। पश्चिमी दार्शनिक तेन का प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद है, कहा जाता है ना, शुक्ल जी विधेयवादी आलोचक हैं, जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण, इन तीनों तत्वों के आधार पर किया जाता है। विधेयवादी पद्धति में किसी रचना का मूल्यांकन जाति, वातावरण तथा क्षण, इन तीन तत्वों के आधार पर किया जाता है। आलोचना की दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है और तुलसीदास को यह सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। इस पर आलोचकों ने इनकी जो आलोचना दृष्टि है उस पर आलोचकों ने आरोप लगाए हैं कि शुक्ल जी के जो मनपसंद कवि थे वह तुलसीदास थे, तो इन्होंने हर किसी लेखक और कवि को तुलसीदास की ही आलोचना की कसौटी पर कसने की कोशिश की, उसमें तुलसीदास के गुण देखने की कोशिश किए हैं। इसीलिए अच्छे से जो आधुनिक युग के कवि हैं उनकी आलोचना वो नहीं कर पाए हैं। ये इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है शुक्ल जी पर। अब लोक मंगल की अवधारणा, शुक्ल जी का ये इम्पोर्टेंट है, देख ही रही है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। लोक मंगल की अवधारणा क्या है? उनकी रुचि लोक मंगलवाद में है, न कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंदवाद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। शुक्ल जी की रुचि किस में है? लोक मंगलवाद में, न कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आगे है, उन्होंने लिखा है व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। यह शुक्ल जी की काव्य पंक्तियां हैं कि व्यक्ति लोक हृदय में लीन होने की दशा ही रस दशा है। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत में उन्होंने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाली जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यहाँ वाणी रहेगा, वाणी। वाणी कह रहे हैं कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आगे है, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार की है। उन्होंने कविता के दो प्रकारों की चर्चा की है, आनंद को साधनावस्था का काव्य प्रयत्न पक्ष तथा आनंद की सिद्धावस्था का काव्य। शुक्ल जी ने कविता के दो प्रकारों की चर्चा की है, आनंद की साधनावस्था का काव्य जो प्रयत्न पक्ष है और आनंद की सिद्धावस्था का काव्य जो उपभोग पक्ष है। पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोकमंगल काव्य कहा। किसको? पहले प्रकार का मतलब आनंद को साधनावस्था का काव्य। पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोकमंगल का काव्य कहा
और इसके उदाहरणों में रामायण, महाभारत, हम्मीर रासो, रामचरितमानस आदि को स्थान दिया। साधना, आनंद की साधनावस्था का काव्य कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत, हम्मीर रासो, रामचरितमानस। दूसरे प्रकार के काव्य, आनंद की सिद्धावस्था का काव्य यानी भोग पक्ष। दूसरे प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक रंजन का काव्य कहा है। जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूरसागर तथा रीतिकालीन काव्य को रखा है। तो प्रश्न इससे बन सकता है कि लोक रंजन काव्य किसे कहते हैं? तो आनंद की सिद्धावस्था के काव्य को शुक्ल जी ने लोक रंजन का काव्य कहा है। और लोक रंजन के काव्य के अंतर्गत आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूरसागर तथा रीतिकालीन काव्य को रखा है। उनके अनुसार सूरदास लोक रंजन के कवि हैं। भारतेंदु लोक मंगल के शुक्ल जी के अनुसार सूरदास लोक रंजन के कवि हैं और भारतेंदु लोक मंगल के कवि, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोक रंजन का और उसका उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य है। यह लोक मंगल और लोक रंजन के बारे में शुक्ल जी की राय है कि सूरदास लोक रंजन के कवि हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र लोक मंगल के कवि हैं। और पद्मावत में उसका पूर्वार्ध लोक रंजन है और उत्तरार्ध लोक मंगल का काव्य है। इन्होंने तुलसीदास की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के इन्होंने तुलसी की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की। साथ ही सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अप्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारा। यह इनके लोक मंगल की विशेषताएं हैं शुक्ल जी के। सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अलंकार प्रियता, यहाँ अलंकार शब्द मिस्टेक हो गया है, अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारा। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जायसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। इनकी व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जायसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल हैं। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र किया। साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र किया, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। यह रचनात्मकता की मध्यम कोटि है। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नायक का विरोधी पक्ष होता है उसके प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। रस की मध्यम कोटि को रसाभास कहा। शुक्ल जी ने रस की मध्यम कोटि को क्या कहा? रसाभास कहा।
तथा इसके भीतर भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता, भाव संधि, भाव दशा, शील दशा तथा विभावानुभाव सहित संचारी भाव के स्वतंत्र वर्णन को स्थान दिया। किसमें? मध्यम कोटि के अंतर्गत। शील व चित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि की स्थापना, चमत्कार प्रधान काव्यों की समीक्षा के लिए की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शील व चित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि, इन सब के लिए शील व चित्र काव्यों प्रधान, इनकी समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि की स्थापना, चमत्कार प्रधान काव्यों की समीक्षा के लिए की है। तो निकृष्ट कोटि की स्थापना किसके लिए की है? चमत्कार प्रधान काव्यों, चित्र और कूट काव्यों की समीक्षा के लिए निकृष्ट कोटि की स्थापना की है, और मध्यम कोटि की स्थापना इन्होंने शील व चित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए की है। इन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य प्रतिपादन किया। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को, प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह किसको महत्व दिया है? प्रबंध को। और प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह इन्होंने बिंब को महत्व दिया है, एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को महत्व दिया है शुक्ल जी ने। आगे है, गद्य साहित्य के संदर्भ में इन्होंने कहा है, शुक्ल जी का कथन है, कहते हैं गद्य साहित्य के संदर्भ में कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भारतेंदु मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की इन्होंने प्रशंसा की है। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण वे परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण शुक्ल जी ने परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को उचित महत्व नहीं दे सके हैं। अब शुक्ल जी द्वारा अंग्रेजी की रचनाओं का किया गया अनुवाद हम देखते हैं। मूल लेखक, मूल रचना और अनुवाद, शुक्ल जी की रचना का क्या नाम है? एडिसन की रचना इमेज ऑन इमेजिनेशन। एडिसन की रचना क्या है? इमेज ऑन इमेजिनेशन। इसका इन्होंने अनुवाद किया कल्पना का आनंद नाम से। जॉन हेनरी न्यूमैन, इनकी रचना है लिटरेचर, इसका अनुवाद किया है साहित्य के नाम से। जॉन हेनरी न्यूमैन की दूसरी रचना है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, इसका अनुवाद किया है आदर्श जीवन से। हैकल की रचना है लीड्स ऑफ यूनिवर्स, इसका शुक्ल जी ने अनुवाद किया है विश्व प्रपंच के नाम से। तो ये जरूर याद करिए रचनाएं, क्योंकि पूछ ली जाती हैं कि किस मूल कवि की, और दे देगा कि विश्व प्रपंच शुक्ल जी का अनुवाद किस पुस्तक से है, तो लीड्स ऑफ द यूनिवर्स। अब शुक्ल युगीन अन्य आलोचक देखते हैं। सबसे पहले श्याम सुंदर दास को हम देख रहे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत की, एकेडमिक क्रिटिसिज्म की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत किसने की? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत की, और इनके निर्देशन में हिंदी का जो पहला शोध है
वह हिंदी काव्यधारा में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। तो ऐसे पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्यालोचन, जो अकादमिक शिक्षा अर्थात एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेगा कि एमए के परीक्षार्थियों को जानकारी देने के लिए शुक्ल जी की कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो हिंदी साहित्यालोचन, हिंदी नहीं साहित्यालोचन। इसमें नई समीक्षा पद्धतियों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1921 ईस्वी में एमए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया सबसे पहले हिंदी को। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 ईस्वी में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी अध्यापक के रूप में हुई। तो सबसे पहले हिंदी अध्यापक कौन थे? श्याम सुंदर दास। इनकी नियुक्ति 1921 ईस्वी में हिंदी विषय के पद पर नियुक्ति हुई काशी विश्वविद्यालय में। इनकी व्यवहारिक आलोचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसी और भारतेंदु पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी है। तुलसी और भारतेंदु पर। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं: साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। ये इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाएं जरूर याद करिए। अब हैं हमारे आगे अगले आलोचक गुलाब राय। किस युग के? शुक्ल युग के। गुलाब राय का ग्रंथ काव्य रूप महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय देखा जा सकता है। गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है। तो उनमें जो कमियां थीं, जो गुलाब राय ने शुक्ल के रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद में जो कमियां थीं, उस तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। कला, साहित्य और कविता के संबंध में बाबू गुलाब राय ने पश्चिमी साहित्य चिंतकों की मान्यताओं को भी भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत के साथ समाहित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कला, साहित्य और कविता में गुलाब राय ने पश्चिमी साहित्य चिंतकों को भी उनकी जो मान्यताएं हैं भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत में उन्होंने शामिल किया है। साहित्यिक सिद्धांतों के समन्वय पर बाबू गुलाब राय ने अधिक बल दिया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ ही कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। अगले हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ये शोधपरक आलोचना में उल्लेखनीय है। ये कैसे आलोचना लिखते हैं? शोधपरक। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है। योग प्रवाह इनका ग्रंथ है। उसमें सबसे पहले इन्होंने हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है। संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केशव पर विश्लेषणात्मक विवेचना प्रस्तुत किया है। इनकी रचना क्या नाम है? संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका। व्यवहारिक समीक्षा में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने विशेष रूप पर किस पर लेखन किया है? निर्गुण काव्य परंपरा पर।
इनके द्वारा सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम की गई है। ये मूलतः शोधपरक समीक्षक हैं। अन्य तथ्य देखते हैं। पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नामक ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बख्शी जी का कौन सा ग्रंथ है? विश्व साहित्य में इन्होंने विश्व साहित्य ग्रंथ में इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आदिकाल की समीक्षा मौलिक ढंग से हिंदी साहित्य विमर्श में प्रस्तुत की है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के लिए सिद्धांत के पक्षधर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु कला के सिद्धांत के पक्षधर हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद इनका प्रथम आलोचना ग्रंथ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का पहला आलोचनात्मक ग्रंथ कौन है? काव्य में अभिव्यंजनावाद। इस ग्रंथ में क्रोचे के सिद्धांतों को भारतीय सिद्धांतों से तुलना की है। काव्य में अभिव्यंजनावाद में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने क्रोचे के सिद्धांत की भारतीय सिद्धांतों से तुलना की है तथा आचार्य शुक्ल की कई बातों से असहमति जताई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श नामक शीर्षक से किया है। आगे है सूर और तुलसी को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे किसको अपना आदर्श मानते हैं? सूर और तुलसी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति की परंपरा में आते हैं। चंद्रबली पांडे शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति की परंपरा में आते हैं। जायसी को आधार मानते हुए चंद्रबली पांडे ने सूफी सिद्धांतों पर व्यापक रूप से लेखन किया है। कबीर को महत्व न देते हुए हाशिए पर रखा है, क्योंकि शुक्ल जी ने भी महत्व नहीं दिया है, तो ये उन्हीं के आदर्शों पर चले हैं, उन्हीं की पद्धति पर। हिंदी नाट्य के विकास में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाट्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी नाटकों की समीक्षा की है। इनका महत्व मध्यकालीन साहित्य की साफ सुथरी समीक्षा के कारण है। श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन के आधार पर रमाशंकर शुक्ल रसाल का आलोचनादर्श लिखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह है कि श्याम सुंदर दास के साहित्यालोचन के आधार पर रामशंकर शुक्ल रसाल ने अपना कौन सा ग्रंथ लिखा? समालोचना दर्श। अब हम छायावादी युग के कवियों का आलोचना कर्म देखते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा छायावाद का एक पक्षीय मूल्यांकन कर दिए जाने के कारण छायावाद के चारों बड़े कवियों को आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा। इन्होंने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को साहित्य के लिए गैर जरूरी माना है। इन्होंने शुक्ल जी के कारण ये लोग आलोचक बने थे। छायावादी कवियों पर पश्चिमी रोमांटिक क्रिटिसिज्म का प्रभाव पड़ा। ये वर्ड्सवर्थ शैली किट्स से प्रभावित थे। यहाँ से स्वच्छंदतावादी समीक्षा का आरंभ देखा जा सकता है। पहले आलोचक हैं छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद। इंदु पत्रिका 1906 के आसपास। इंदु पत्रिका की प्रसाद जी की संपादकीय टिप्पणियों से स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई पड़ते हैं। इंदु पत्रिका से छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छायावादी काव्य की मूल चेतना क्या है? व्यक्तिवादी, जो प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप से प्रकट हुई है। छायावादी युग की मुख्य क्या है? व्यक्तिवादी इनकी चेतना है।
तो निराला में अद्वैतवाद, पंत में आत्मरति, महादेवी में परोक्षरति और परोक्षरति के रूप प्रकट हुए हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, जिसमें निबंध संग्रहित हैं। प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, इसमें निबंध हैं काव्य और कला, नाटकों में रस का आरंभ, रहस्यवाद, रस, रंगमंच, रंग नाटक में रस का प्रयोग, छायावाद। यह इनकी प्रमुख निबंध हैं, किसमें संग्रहित हैं? काव्य कला तथा अन्य निबंध है। जयशंकर प्रसाद के बारे में विचार निम्न है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इनका काव्य के बारे में विचार क्या है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। ये कथन तो इतना बड़ा है, लेकिन ऊपर के कथन कई बार पूछे गए हैं कि पूछ लिया जाता है काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन में रहस्यवाद का उद्भव वैदिक युग से माना है और छायावादी रचनाकारों की रहस्य चेतना को उससे जोड़ा है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन में रहस्यवाद का उद्भव किससे माना है? वैदिक युग से। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने, जिसमें उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य नज़रिए से प्रसाद के नाटकों का विश्लेषण किया है। कामायनी पर एक सम्मिलित समीक्षा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक एवं डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल ने प्रस्तुत की है। सम्मिलित समीक्षा माने मिल करके दोनों लोगों ने की है। किसने? विजेंद्र स्नातक एवं डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल। आगे है, जयशंकर प्रसाद का नजरिया शोधात्मक, सौंदर्यवादी और सांस्कृतिक है। इन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 ईस्वी में हंस पत्रिका की कई आलोचनात्मक लेख लिखे हैं, जिनका संकलन 1939 ईस्वी में काव्य और कला तथा अन्य निबंध से शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के बारे में लिखते हैं कि वह परिवेश की पुकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निराला जी क्या कहते हैं कि कविता क्या है? परिवेश की पुकार है। विद्यापति और चंडीदास पर निराला ने समीक्षा लिखी है। निराला ने हिंदी का जातीय छंद कवित्व को माना है। निराला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचनाएं लिखी हैं, अतः उनकी आलोचनाएं कहीं कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचकीय प्रतिभा को हम तत्कालीन पत्रों एवं पत्रिकाओं में लय, तुक, छंद तथा काव्य भाषा के रूप में व्यक्त विचारों के माध्यम से देख सकते हैं। 1930 ईस्वी में परिमल की भूमिका में उन्होंने अपने पारंपरिक छंद शास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के नए छंद शास्त्र की स्थापना की परिमल में। अब हैं हमारे अगले आलोचक सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत पहले ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना लिखी। पहले ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में इन्होंने आलोचना लिखी थी। 1926 ईस्वी में पल्लव की भूमिका में पंत ने छायावादी सौंदर्य एवं शिल्प के साथ अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों के शिल्प पक्ष पर विचार प्रस्तुत किया है। पंत ने कविता के बारे में कहा है
कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह परीक्षा में आया भी है कथन। युगपथ तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन। युगपथ तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी है। पंत जी का यह है, यदि मैं कामायनी लिखता में विवेच्य ग्रंथ की बड़ी संतुलित व्याख्या प्रस्तुत की है। यदि मैं कामायनी लिखता इनका ग्रंथ है और उसमें उन्होंने बहुत ही संतुलित व्याख्या प्रस्तुत की है। पंत जी की समीक्षा पद्धति में सौंदर्य परक समझ के साथ गंभीर अनुभूति का बेहतर समन्वय दिखाई पड़ता है। आगे है, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियां बताते हुए छायावादी काव्य का महत्व प्रतिपादित किया है। सबसे पहले छायावादी कवियों में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिका में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियां बताते हुए छायावादी काव्य को महत्व उसका प्रतिपादित किया है। पल्लव की भूमिका को तो छायावाद में लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अंग्रेजी स्वच्छंदता में प्रेस्टेज टू लिरिकल वैलेट्स को। इस भूमिका में पंत जी ने स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। अब अगली हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की आलोचनात्मक प्रतिभा उनकी काव्य कृतियों की भूमिका में देखी जा सकती है। उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा किस में है? उनकी जो काव्य कृतियां हैं उसकी भूमिका में। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ में महादेवी की समीक्षात्मक भूमिकाओं का गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन कराया। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य नाम से महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं को गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन इसका करवाया था। किस नाम से? महादेवी का विवेचनात्मक गद्य। तो महादेवी का विवेचनात्मक गद्य किसकी रचना है? गंगा प्रसाद पांडे। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद है। इनके महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध कौन कौन से हैं? यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद। महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद पर भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर विचार किया है। इन्होंने इन सब पर भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर विचार किया है। इन्होंने स्वच्छंदतावाद एवं अन्य काव्य धाराओं का परिचय दिया है। सबसे पहले 1936 में रचित सांध्य गीत की भूमिका में उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सांध्य गीत की भूमिका में इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखों में इन्होंने छायावाद में निहित निर्वैयक्तिकता का स्वरूप स्पष्ट किया है, जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक संकलन में संकलित हैं। छायावाद काव्य के प्रति मुक्तिबोध का नजरिया सकारात्मक रहा है। छायावादी काव्य के प्रगतिशील मूल्यों का मुक्तिबोध ने समर्थन किया है। अब यहीं पर हमारा शुक्ल युग खत्म होता है। आगे की वीडियो में हम शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों और उनसे संबंधित कथनों को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए।